नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं राफेल की बात नहीं करने वाला हूं और ना ही मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करने वाला हूं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? राफेल आया है, देश मजबूत हुआ है, अब चीन और पाकिस्तान को माकूल हम जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन 5 विमान आए हैं, 2 उसमें ट्रेनिंग में लगेंगे, 3 को डिप्लॉय किया जाएगा, अब 31 विमान और आने हैं। हमारी ताकत बढ़ी है, ये पूरा देश जानता है, उसके लिए मैं 1 घंटे चर्चा नहीं कर सकता। और सुशांत सिंह राजपूत की जो खुदकुशी है वो तो अब हर स्टूडियो में कोर्ट रूम्स बन गए हैं, रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हम यहां अदालत नहीं चलाते हैं, हम चर्चा करते हैं, बहस भी नहीं करते। इसीलिए आज की तारीख में, यह तारीखी दिन है, सबसे बड़ा बदलाव मेरी निगाह में, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा 1 घंटे बाद, मेरी निगाह में मोदी सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव किया है जिसका सीधा असर आपके, मेरे, हम सबके बच्चों पर पड़ेगा, देश के भविष्य पर पड़ेगा। देश की नींव मजबूत की जाएगी। सही मायने में जो विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं, आर्थिक ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, हम उस ओर एक अहम कदम आज उठा रहे हैं, उठा दिया है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की, मैं बात कर रहा हूं तालीम की, मैं बात कर रहा हूं एजुकेशन की। 34 साल बाद देश ने आज, केंद्र सरकार ने आज एक नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है। भारत बदल रहा है, हमारी तस्वीर बदल रही है, उसके लिए हमें अपने तौर तरीके भी बदलने होंगे और यह सरकार ने आज किया है। नई शिक्षा नीति में क्या होगा? हम 10+2 फॉर्मेट होता है, 10वीं फिर 2 साल और पढ़ाई, 12वीं, उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं। अब इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। समझिए दर्शकों, यह समझने वाली बात है, यह आपके बच्चों से जुड़ी है। अब जो प्री प्राइमरी स्टेज है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG और पहली और दूसरी, उसे प्री प्राइमरी कहा जाएगा। उसके बाद प्री प्रेपरेटरी, तीसरी, चौथी और 5वीं को प्री प्रेपरेटरी कहा जाएगा। 6ठी से 8वीं 3 साल और इसे मिडिल स्टेज कहा जाएगा और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। और छात्रों को आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ग्रुप ये लेने में कोई बाध्यता नहीं होगी। आज की तारीख में छात्र परेशान रहते हैं, माता पिता आप लोग भी परेशान रहते हैं, अरे मेरा बेटा बहुत ब्राइट नहीं है, अरे इसे कॉमर्स लेना पड़ जाएगा, क्या इसे आर्ट्स में जाना पड़ेगा, अरे ये इंजीनियर नहीं बन पाएगा, ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ये बाध्यता अब खत्म होने वाली है। खेल, वोकेशनल स्टडीज, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी को एक स्तर पर रखा जाएगा। बच्चे की रुचि किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, वो किसी भी चीज का धुरंधर बन सकता है। सचिन तेंदुलकर अच्छे छात्र नहीं बन पाए पर एक बेहतरीन खिलाड़ी बने, भारत रत्न से नवाजे गए। यह बात सरकारों को समझ नहीं आ रही थी, अब वो समझ में आ रहा है। अब 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। एक हमारी फैसिनेशन है अंग्रेजी के साथ, और होनी चाहिए। आपको अंग्रेजी, हिंदी दोनों भाषाएं आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा को लेकर हीन भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो अब यह कोर्स करेक्शन किया जा रहा है और इसके अलावा 2 भाषाओं में आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं? ये बहुत सारे खेल होते थे जी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग कानून लगते थे, डिग्रियों के फर्जीवाड़े होते थे। अब उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। ये सब के लिए एक समान नियम होंगे। लॉ, मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर एक सिंगल रेगुलेटर होगा। और यहां पर अब मैं अच्छा छात्र, मैं आ जाता हूं यूनिवर्सिटी में, मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता हूं, मेरा मन नहीं लगता 1 साल बाद। अभी तक मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, दोबारा से फर्स्ट ईयर स्टार्ट करो। अब मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरे कोर्स में जा सकते हैं, नया कोर्स शुरू कर सकते हैं। आपने 1 साल कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यानी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी जाने वाली है। और फीस को लेकर जो जबरदस्त मारामारी चलती है उसे भी रेगुलेट किया जाएगा, स्लैब्स तय किए जाएंगे।
तो अपने आप में ये बहुत ही अहम क्रांतिकारी कदम उठाए हैं सरकार ने। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा ऑनलाइन एजुकेशन की भी। हम संकट काल, संक्रमण काल में हैं और हमारे बच्चे, आपके बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें परेशानियां हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे अग्रेसिव भी हो रहे हैं, गुस्सा बहुत करने लगे हैं, घर में तनाव होने लगा है। उसके लिए भी एक पैमाना तय होना चाहिए। अब सरकार ने किया है कि भाई जो प्राइमरी के, नर्सरी के बच्चे हैं उनसे 1 क्लासेस लीजिए, 5वीं 8वीं तक 2 ही क्लासेस लीजिए। लेकिन इसमें भी एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। हमें मालूम नहीं कोरोना काल, संकट काल कितना लंबा चलने वाला है और फीस को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है। बहुतेरे माता पिता, आप में से, मुझ में से, हम बहुत हैं जो अब ये सवाल उठाने लगे हैं कि बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, ना स्कूल जा रहा है, उसकी बस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर फीस में कटौती क्यों नहीं हो रही है? स्कूलों का अपना तर्क है। उन्होंने एक ढांचा तैयार किया है, एक व्यवस्था तैयार की है, टीचर्स को सैलरीज देनी है, पर उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए था। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब नए शिक्षा मंत्री, मैं शिक्षा मंत्री क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय करार दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन वो आज उत्साहित थे, पहले उनका बयान सुन लेते हैं। मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य, शिक्षा का गंतव्य हिंदुस्तान होगा। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, नई शिक्षा नीति आई, बच्चों के लिए क्या लाई? और काफी कुछ मैंने आपको बताया है और कुछ बताने वाला हूं। इसके अलावा क्या महंगी पढ़ाई से भी मिलेगी देश को आजादी? और चर्चा में मेरे साथ पायलट राजीव प्रताप रूडी। और पायलट किस लिए कह रहा हूं, अगर हम राफेल पर चर्चा करते, राफेल को बाकायदा राजीव प्रताप रूडी ने 2017 में उड़ाया था। ये उसके अंदर बैठे थे, इस हवाई जहाज को उड़ाया था। लेकिन ये इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से कि आज राफेल से भी ज्यादा जरूरी देश के भविष्य और बच्चों के भविष्य के लिए जो बदलाव किए गए हैं उन पर चर्चा की जाए। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपराजिता गौतम दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष है, माता पिता को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा साइकाइट्रिस्ट हैं, जो चिड़चिड़ापन बच्चों में आ रहा है, पढ़ाई का दबाव क्या होता है वो समझाएंगे और उससे निजात मिलेगी क्या। के सिद्धार्थ जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रोफेसर आनंद कुमार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, एक फिल्म भी बनी है, सुपर 30s चलाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं। राजीव प्रताप रूडी, गलत तो नहीं किया, मैं राफेल पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज जो शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, ये मैं आपकी सरकार के, मोदी सरकार के सबसे अहम बदलाव में मान रहा हूं। उत्साहित दिखे रमेश पोखरियाल निशंक कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। हम विश्व गुरु की बात कुछ जल्दी करने लगते हैं, लेकिन हमने एक अहम कदम उठाया है जो बहुत जरूरी था। देखिए, हमारी सरकार हो या पुरानी कोई भी सरकार हो, 1968 में पहली बार श्रीमती गांधी ने बनाया, 86 में उसका रिव्यू हुआ, 92 में हुआ और लगातार 2015 में ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। और हम इस भविष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो भारत में 600 मिलियन 25 और 30 के भीतर के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं और जो एडल्ट्स हैं जिनके शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से यदि 2 क्षेत्रों में डिफेंस के बाद हम सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज पर है और हेल्थ पर है। और इसमें भी दर्शाया गया है कि हमारी चेष्टा होगी कि हम अपने जीडीपी के 6%, जो अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला करके 6% खर्च करने की बात है। ये एजुकेशन पॉलिसी डायनेमिक है। और जब कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में हम शिक्षा में हमारा कहाँ स्थान है, तो दुनिया के लेवल पर ये पाते हैं कि हम
शिक्षा जगत में और शैक्षणिक जगत में अगर 200 विश्वविद्यालय जो दुनिया में अपना स्थान रखते हैं, उसमें भारत के कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जिसमें सिर्फ 3 आते हैं, वो भी दक्षिण एशिया और सिर्फ 3 आते हैं। हम अपने आप को देखिए राजीव, मैं ये दर्शकों को बता दूं, हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, हम ब्रेन पावर के लिए जाने जाते हैं। आज की हकीकत ये है कि 200 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, टॉप 200, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। फर्स्ट टॉप 50 में पहली 150 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी नहीं है। आईआईटी मुंबई 172 में है, ये 152वें नंबर पर थी पिछले साल। आईआईटी दिल्ली 182 नंबर पर थी, 193 पर आ गया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो 185वें नंबर पर है। हम पहली 150 यूनिवर्सिटीज में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती, तो एक दिक्कत थी, कम से कम उसे एड्रेस किया जा रहा है। तो मैं संदीप कंटिन्यू कर सकता हूं प्लीज? तो मैं आपकी बात कर रहा था और आपने बीच में मुझसे वो छीन लिया। तो लेकिन एक बात तो ये स्वीकार करना पड़ेगा ना कि जो भी भारत का विकास है, कि हम सब मानते हैं कि आर्थिक विकास एक बड़ा विकास है, लेकिन मानव संसाधन एक ऐसा विकास है जो आपके जीवन में बचपन से शुरू होता है और आपके जीवन के अंत तक चलता है। और ऐसे भी लोग हैं जो जीवन के मध्यकाल के बाद भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, और भारत में जो कुछ भी आज तक हुआ है, चाहे तकनीकी शिक्षा हो या मेडिकल शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो, अच्छा हुआ है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चुनौतियां बनी रही हैं, और हाई स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा है उसमें निरंतर गिरावट दिखी है। और अगर आप बाकी दर्शकों को एक बार सुन लेंगे तो मैं इसमें एक आपको बहुत कटु उदाहरण देना चाहूँगा, जो शायद इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने समाधान करने का प्रयास किया। मैं आपका वो कमेंट जोड़ूंगा के साथ। आप जी, के सिद्धार्थ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए के सिद्धार्थ, शुरुआत से शुरू करते हैं। 10+2 वाला एक सिस्टम था, हमारा सिस्टम चला आ रहा था। अब जो ये 5+3+3+4 किया गया है, 5वीं क्लास तक आप अपनी मातृभाषा में पढ़िए। बहुत से लोगों को देखिए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु शहरों में जो इंडिया में बैठे होते हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि अरे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, मातृभाषा की जरूरत क्या है। एक समान शिक्षा प्रणाली जो है उसमें मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाए। अंग्रेजी भी सीखिए, मैं अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पैरोकार हूं, लेकिन ये जो बदलाव किए गए हैं इनको आप कितना अहम मानेंगे? ये अहम इतना अधिक है क्योंकि इससे बच्चों का कॉग्निटिव परसेप्शन और उनके सीखने की पूरी प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है। जब आप बच्चों को जिस भाषा में आपके आसपास के सारे लोग बोल रहे होते हैं और उस भाषा में आप सिखाते हैं, उस समय वो बच्चा भाषा सीखने की भी प्रवृत्ति रखता है, उस समय इमेजिन करने की प्रवृत्ति रखता है, और इमेजिनेशन हमेशा लैंग्वेज से डिटरमाइन होता है। अब आप सोचिए, एक ब्लू रंग का स्नो है और उसे एस्कीमो जानते हैं, वो ब्लू वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता है। तो अगर उसे अंग्रेजी भाषा में सिखाया जाए तो कभी नहीं सीख सकते। नहीं सिद्धार्थ, घरों में, हमारे घरों में भी, मेरे घर में भी ये दिक्कत है। बच्चा छोटा है, मेहमान आया है, तो सबसे पहले कहेंगे अरे बेटा अंकल को ABCD सिखाइए, अंकल को अंग्रेजी में पोएम सिखाइए। ये हर घर में हो रहा है। ये तो हमारी औपनिवेशिक मानसिकता है ना संदीप जी। हमारे पास जब तक ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी तब तक हम लोग इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, और इनोवेशन नहीं कर पाएंगे तो आज सोचिए, रफेल आया है तो सभी लोग उसकी तारीफ में गुण गा रहे हैं, कितना अच्छा विमान है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि अगर रफेल आया है और हम लोगों ने ऐसे रफेल को प्रोड्यूस नहीं किया है यहाँ पर, मतलब आप सोचिए कि 1.3 अरब की जनसंख्या और वो एक रफेल नहीं बना सकते हैं, इस बारे में भी तो कोई बात करता। तो ये इसलिए क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं, हमारे पास क्यूरियोसिटी नहीं होती है। हम लोग बच्चों को रटा देते हैं उन सब बातों को, और साथ ही साथ उन्हें वही बातें बताते हैं जो उन्हें सैद्धांतिकली बतानी चाहिए, और वो सब कुछ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उनके पास ना अपनी भाषा है, ना अपनी भाषा में चिंतन है, ना अपनी भाषा में कल्पना है, ना अपनी भाषा में जिज्ञासा है। तो जिस भाषा को वह अपने में पूरी तरह से शिरोधार्य कर सकते हैं वह नहीं है, तो जाहिर है समस्या होगी ही होगी। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक रहेजा, एक सेकंड सिद्धार्थ साहब, मैं आ रहा हूं राजीव। डॉक्टर दीपक रहेजा, मैंने मातृभाषा की बात की है। एक और अहम बदलाव जो किया गया है ना, जो ये फर्क है आर्ट, कॉमर्स, साइंस का, अरे साइंस में अच्छा है तो मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है,
और उसकी अगर फिजिक्स खुदा ना खास्ता या मैथ्स में रुचि नहीं है, अरे हमारा बच्चा तो बुद्धू है, ये तो मंद बुद्धि हो गया। ये जो अब डिफरेंस था, इसे जो तोड़ा जा रहा है एज अ ट्रेन्ड साइकाइट्रिस्ट, बच्चों के लिए कितना अहम है। और माता पिता को भी अब शायद ये समझ में आएगी, ये जो पैमाना हमने बना रखा है ना कि मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है तो बच्चा बुद्धिमान, और अगर उसका अंग्रेजी में, लिटरेचर में, पोइट्री में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो बुद्धू। सर देखिए, ये जो हमारी गुलाम सोच है, जो इतने सालों की आजादी के बाद भी नहीं बदल पाए हम, वो गुलामी जो है वो एक लंबे समय तक इस सोच में भी रही कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में बच्चा जाता है तो वो समझदार है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो 3-4 ही ऑप्शंस दिए जाते थे, आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, और उसके बियॉन्ड बच्चा कुछ सोचता था तो उसको बहुत ही तिरस्कार की नजर से देखा जाता था। ऐसे देखा जाता था कि वो कोई पता नहीं माँ बाप का गला घोट रहा है, उन्हें उनके सपने नहीं पूरे करने दे रहा। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को कुछ हद तक आला इसलिए माना जाता है कि पहले 2-3 साल में वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि अगर आप किसी करिकुलम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो आप उसको बदल सकते हैं। तो ये अक्रॉस जो ये डिवाइड सा बना हुआ था, आप यूनिवर्सिटी में गए, आप अच्छे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, यू माइट मेक अ रॉन्ग चॉइस, डॉक्टर रहेजा। बहुत ही बड़ी मूर्खता का हिस्सा था कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा बहुत समझदार है और जो कॉमर्स पढ़ रहा है या आर्ट्स पढ़ रहा है वो कम समझदार है, या ज्यादा कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं उनकी सोच ज्यादा परिपक्व है। तो कहीं ये जो एजुकेशन की एक नीति में जो अब परिवर्तन आया है, इसकी एक लंबे समय से जरूरत थी कि एजुकेशन के सेक्टर में हम बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा जगा सके कि बच्चा खुद पढ़ना चाहे, उसको समझ में आए, दबाव ना हो, एजुकेशन का मतलब उस पर बोझ ना पड़े, एजुकेशन का मतलब बिल्कुल उसको फोर्स ना करना पड़े। उसको ये समझ में आए कि एजुकेशन का जो अर्थ है वो बीइंग एजुकेटेड है, वो नॉलेज नहीं, इसीलिए है, वो नंबर लाना डॉक्टर रहेजा। एक सेकंड आप देखिए, जैसे खेल है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, सबको एक स्तर पर रखा जाएगा। अरे पढ़ाई होती है, मजा लीजिए, जिंदगी सीखिए, जिंदगी के बारे में सीखिए और मजा भी लीजिए सीखते हुए। एक दबाव बना हुआ था। आप अभिनव बिंद्रा का उदाहरण लीजिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, उनको देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कितनी ख्याति मिली। अब किसी ने जानने की जरूरत नहीं समझी कि उन्होंने साइंस पढ़ी थी कि कॉमर्स पढ़ी थी कि आर्ट्स पढ़ा था। तो आप क्या कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, और क्या, देखिए मैं तो कामयाबी के मायनों को भी रीडिफाइन करना चाहूंगा कि कहीं यहाँ पे हमें बच्चों के अंदर अध्यात्म से जोड़ने की भी जरूरत है, जो मुझे लगता है इस नई नीति में बिल्कुल कुछ लोगों को दिक्कत होगी। योगा वगैरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोफेसर आनंद कुमार, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ ये स्कूली बच्चों की बात नहीं, यूनिवर्सिटीज में भी जो हो रहा है। देखिए, देश बदल रहा था, दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लेकिन हम बदल नहीं रहे थे। अभी भी वही ढाक के 3 पात की, ये कर रहे हो तो मतलब आप इंटेलिजेंट हो, ये नहीं कर पा रहे हो तो आप बुद्धू हो। और यूनिवर्सिटी में भी चले गए बहुत सारे, मेरे अपने कंटेम्प्रेरीज रहे हैं टॉपर अपनी फील्ड के, कॉलेज में आए, दबाव के चलते एक कोर्स लिया, नहीं कर पाए और वो जिंदगी में इतने मायूस हो गए, कभी उबर नहीं पाए। अब आपको एक कोर्स नहीं अच्छा लगा, आप दूसरे में जा सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। यह वक्त का तकाजा भी था ना प्रोफेसर आनंद जी? बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं इससे सहमत भी हूं, क्योंकि समय बदल रहा है और समय के साथ अपनी परिस्थितियों के साथ बदलाव ही लाना परम सत्य है। बहुत बार होता है कि एक मैथमेटिक्स में अच्छा करने वाला स्टूडेंट कुछ दिन के बाद, 4 साल 5 साल के बाद अचानक उसका इंटरेस्ट साहित्य में चला जाता है। लेकिन बेचारा फिर बंधा महसूस करता है। हिस्ट्री पढ़ने वाला को अचानक फिजिक्स से प्यार हो सकता है, और अगर प्यार ना भी हो तो अब सब सब्जेक्ट आपस में काफी इंटर रिलेटेड हो रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये सुविधा दी गई है तो बहुत अच्छी बात है।
इससे प्रतिभाओं को और विकसित होने का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और उसमें भी प्रोफेसर आनंद कुमार, देखिए जो बात आप कह रहे हैं ना, की बात है वो भी बहुत अच्छी। प्रोफेसर आनंद कुमार जो आप बात कह रहे हैं ना, और एक ये हमारा बंधा हुआ था 3 साल में डिग्री लेनी है, घर में दिक्कत भी हो गई, ड्रॉप ईयर हो गया तो अरे इतनी परेशानी, कोई दिक्कत का सबब है, आपको कहीं जाना पड़ गया, आपके लिए कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया, जो ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स का काम है, अरे भाई मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर डिग्री मिल जाएगी, मैं बीच में ब्रेक भी ले सकता हूं, ये सारी दुनिया में हो रहा था। हमने बिल्कुल एयर टाइट कंपार्टमेंट्स बना रखे थे। बहुत अच्छा हुआ है, और बच्चे अपने भाषा में पढ़ें, इससे बड़ी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पढ़ने के दबाव में पिछड़ जाते हैं, अब नहीं पिछड़ेंगे, ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाइयां देना चाहता हूं। आलोक शर्मा, आज देखिए राजनीति का दिन नहीं है, और आपने भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया है, आप हमारे सिस्टम की कमजोरियां भी जानते हैं और हमारे बच्चों की ताकत भी जानते हैं। आज के दिन ये 34 साल बाद जो बदलाव किया गया था, एक बदलाव किया राजीव गांधी ने किया था 1986 में, बदलाव का स्वागत करेंगे ना, ये स्वागत योग्य एक कदम है, इसकी जरूरत थी देश को। देखिए मुझे लगता है संदीप जी के जो आज बदलाव हुआ है उससे कहीं ज्यादा बड़ा बदलाव जो था 92 से लेकर 94 के बीच में हुआ, जहां पर तमाम जितनी काउंसिल थी उनका गठन हुआ और उनकी कंट्रोलिंग बॉडी बनाकर उसको आगे बढ़ाया गया। अभी एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि बहुत बड़ी है, मैं पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, इसमें जो मुझे कुछ चीजें नजर आई कि पूरी तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देगा। जहां तक एकेडमिक्स की बात है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा देगा, और जिस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, खासतौर पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इसमें पूरी तरह से यहाँ पर भेजने की बात की गई है, और कॉलेजेस को डिग्री और तमाम तरह की जो ऑटोनॉमी की बात की गई है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन होगा। दूसरी चीज, पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया गया है, मैक्सिमम चीजों को सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया है। आप देखिए कि किस तरह से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया है, और उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों को भर्ती करके, और जिस तरह का आरएसएस का एजेंडा रहता है उसकी दिशा में एक कदम आगे आ रहा है। कंफ्यूजिंग है ये पूरी तरह से एजुकेशन पॉलिसी, इसमें किसके क्या रोल है पूरी तरह से कंफ्यूजिंग है, ये कौन क्या करेगा नहीं पता। अभी जब आप कह रहे हैं कि साहब 1 साल के बाद एग्जिट प्लान आ जाएगा, कपिल सिब्बल जी के टाइम पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल की डिग्री हुई और हर साल के बाद एग्जिट प्लान हुआ, तो सबसे पहले स्मृति ईरानी जी ने इसका विरोध किया था। आज यूजीसी का क्या रोल रहेगा नहीं पता है, और जिस तरह से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2021 किया है, उसमें पूरी तरह से कंफ्यूजन है। आप देखिए कि किस तरह से, तो आप 2 गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं मैं आपकी अब मैं नॉर्मली राजनीति नहीं करता हूं, पर ये इतना अहम मुद्दा है, देश के बच्चों और भविष्य से जुड़ा है। 1 मिनट आलोक शर्मा, 1 मिनट आलोक शर्मा, पूरा वक्त मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर जो काम इतने पॉइंट एक साथ उठा दोगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा आलोक शर्मा, जवाब नहीं मिल पाएगा। पहले 2 मुद्दे जो आपने कहे, राजीव प्रताप रूडी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का सीधा वार है कि एक तो निजीकरण को बढ़ावा आप देंगे, और नई शिक्षा नीति के जरिए और के तहत आरएसएस करण कर दिया जाएगा पूरे शिक्षा जगत का। 2 सीधे आरोप। देखिए वो ये सिलसिला इतना जल्दी शुरू हो जाएगा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ राहुल जी का ट्वीट का। वो तो अभी चूक गए हैं, पता नहीं अभी तक पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए, या उनके सलाहकार ने कुछ कहा है कि नहीं, और वहाँ से शुरू होता है इनकी ज्ञान की नीति। और स्वाभाविक तौर से मैं बहुत बेचैनी से उनके ट्वीट का इंतजार कर रहा हूँ। हमारे शिक्षाविद जो कांग्रेस के समर्थक प्रतीत होते हैं, नहीं ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और वही पुराना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा बोल रहे थे। हाँ राष्ट्रीय हैं, अच्छा। तो इनके ज्ञान के सामने तो अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है, इन्होंने पढ़ लिया है और इनको पूरा पता चल गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग, संघ के लोग हैं। इनको मैंने ये बात इनको पसंद नहीं आया जब मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि ये कंटिन्यूएशन का एक प्रोसेस है, और 1968 से लेकर के ये लगातार एक पॉलिसी में परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो इनको ये बातें पसंद नहीं आई कि मैंने थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया
पुरानी सरकार को, और कोई एक सरकार एक दिन में शुरू नहीं करती है नीति, और एक पीढ़ी निकल जाता है एक नीति के तहत। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने इस देश में ऐसे कॉलेजेस चलाए हैं, जैसे मैं छपरा से आता हूँ, जयप्रकाश विश्वविद्यालय है, और वहाँ इस बात का किसी को संकट नहीं है कि क्लासरूम में क्लासेस चले या ना चले, जो कांग्रेस के ज़माने से चला आ रहा था। उनको इस बात का संकट है कि हमारा परीक्षा हो जाए और डिग्री मिल जाए, और बाकी उनकी पढ़ाई कोचिंग क्लासेस में होती है 365 दिन। लेकिन परेशानी है कि डिग्री चाहिए हमको, और डिग्री के लिए हमको कॉलेज से परीक्षा चाहिए। ये तो हमने नीति बना के रखी हुई थी। और आज अगर हम लोग इन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बात, अगर पता नहीं अभी उनको कहाँ से दिखाई दे गया, प्राइवेटाइजेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, ये आज की बात नहीं है, वर्षों से ये हो रहा है। और अगर अच्छा शिक्षा दें, और क्यों ऐसा जरूरी है कि हर आदमी अपने आप को डिग्री के लिए भागे, क्योंकि भारत में हम लोगों ने ऐसी नीति बना दी है कि डिग्री का मतलब है नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी। तो ये सब जितने मिथ्य थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम ले ले, या भारतीय जनता पार्टी का ले ले, या राजीव प्रताप रूडी का ले ले, या देश के प्रधानमंत्री का ले ले, जो 50 वर्षों का सुधार का जरूरत था, कश्मीर से लेकर के हम लोगों ने पाठ्यक्रम से लेकर के एनसीईआरटी के किताब से लेकर के शिक्षा नीति तक करने के लिए तैयार है। मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब पहला ही वक्तव्य इनका शुरू होता है पॉलिटिक्स से, तो मेरे पास पॉलिटिक्स का अंबार है। अब क्योंकि क्षमा कीजिए, मैं ये प्रवक्ता है, मैं नहीं पहचान पाया। अगर वो राजनीति में लंबे दौर से रहते, अगर मनीष तिवारी और सिंघवी जैसे, तो मैं पकड़ लेता, लेकिन मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर सकते। मैं तो आपके साथ नहीं पॉलिटिक्स की नहीं करनी चाहिए। मैं बता रहा था कि प्रगति का रास्ता है। नहीं, मैंने आपको क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की, आपने जवाब दिया। पर मैं आप दोनों से, अब ये यूजीसी की चिंता कर रहे हैं, आपसे भी आलोक शर्मा, आपसे भी मेरी गुजारिश ही है। संदीप जी, मैं वापस चलाऊंगा, मैं वापस लौट जाऊंगा। मैंने हर चीज का जवाब दे दिया है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगले पीढ़ी के लिए दिशा है। हाँ, आपको क्या आपत्ति है भाई? आज अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उसको लागू जहां कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स रेज होने चाहिए, उसके बाद राजनीति हो जाएगी। एक मिनट, आलोक शर्मा स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, आप कह रहे हैं कि निजीकरण हो जाएगा, फीस मनमानी ली जाएंगी। यहां पर तो सीधा वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा संस्थागत व्यवस्था बनाई जाएगी कि फीस एक्स्ट्रा ना ली जाए। तो अभी जो चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई, आप गांव देहात के आदमी हैं, मेरे ही इलाके से आते हैं, गांव बसा नहीं मंगते आंट गए, अभी वो वाला काम करने की क्या जरूरत है? फ्रेमवर्क जो है, ये बदलाव क्या स्वागत योग्य नहीं है? देखिए, मुझे लगता है अगर कहीं पर कोई स्वागत योग्य बिंदु होगा तो जरूर उस पर पूरी तरह से मैं स्वागत भी करूंगा उसका। लेकिन मुझसे जो सवाल पूछा गया, और जिस तरह से प्रवक्ता महोदय जो बीजेपी के हैं, उन्होंने जिस तरह के वक्तव्य दिए, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बायस नजर आ रहे हैं कि मैं उनको पहचान लेता, इनको पहचान लेता। अब मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, एक मिनट, रूडी साहब को तो पूरा देश पहचानता है। इनको स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से हटा दिया था मोदी जी ने। अब पर्सनल अटैक बनाएंगे तो थोड़ा सा सुनने की ताकत रखें। मुद्दे की बात यह है कि मैंने 2 आरोप लगाए सीधे सीधे कि कंफ्यूजिंग है एजुकेशन पॉलिसी। में 4 एग्जांपल देता हूं कि कंफ्यूजिंग क्यों है। सबसे पहली चीज कि इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि कौन क्या काम करेगा। इस पॉलिसी में कुछ जो आइटम है वो 2022 तक है, कुछ 25 तक है, कुछ 30 तक है, कुछ 35 तक है, और कुछ 40 तक है कि 2040 में जाकर इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो है, नो क्लियर कट टाइम फ्रेम है, इसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है। ये सबसे पहला कंफ्यूजन है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर पूरी तरह से मुझे ये बताइए कि बीए में या किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स में, जैसे आज लॉ का इंटीग्रेटेड कोर्स है 12th के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद कौन सा सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस को कौन डिजाइन करेगा, कौन उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेगा। बीएड का स्मृति ईरानी जी ने 1 साल का कोर्स 2 साल किया था, आज से 5 साल पहले। इस सरकार से बीएड का 2 साल का कोर्स आज तक डिजाइन नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि हम 4 साल का और 5 साल का फ्रेमवर्क बनाएंगे। सिलेबस और पढ़ाना और फीस, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है रूडी साहब, कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर देगी। और हर हाई कोर्ट में एक कमेटी होती है, जो कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कितनी फीस लेगा। ठीक है, 10 सेकंड और। की फीस बीबीए की, एमबीए की 50,000 है, दूसरे की 60,000 है, और उसमें कमेटी हाई कोर्ट की वो डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीव्यू नहीं है ये। ठीक है, केंद्र में मंत्री रहे। ठीक है, अब एक मिनट अब नहीं, प्रोफेसर आनंद कुमार स्क्रीन पर, क्योंकि राजनीति में तो यहां पर घंटों खराब हो जाते हैं, और मुझे राजनीति करने की ना तो आदत है
और मैं चर्चा के लिए सबको न्योता देता हूं। प्रोफेसर आनंद कुमार, अब बाल की खाल निकाली जाएगी या जो बदलाव किए गए हैं, बदलावों में अगर कहीं दिक्कत भी है तो सकारात्मक सुझाव दिए जाएं। शिक्षा पर राजनीति करने की जरूरत है क्या? हमारा तो ये मानना है कि किसी भी चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जहां कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और बगैर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित हुए हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी को जहां तक हमने संक्षेप में पढ़ा है, जानने का प्रयास किया है, कुछ चीजें अच्छी लगी, पढ़ने की आजादी, अपनी मातृभाषा में पढ़ने की आजादी, इन बातों से मैं प्रभावित हूं। अगर सरकार इसको अच्छे से लागू करती है तो जरूर नए भारत का एक जो कॉन्सेप्ट है सामने उभर के आएगा और हम लोग दुनिया में आगे बढ़ेंगे और प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। यहां तक मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही तरह से इंप्लीमेंट, अभी इसे इंप्लीमेंट करना चैलेंजिंग है, सबसे बड़ी चुनौती है। आलोक शर्मा जो कह रहे हैं वो राजनीतिक अंदाज में ये बात कह रहे हैं, पर इंप्लीमेंटेशन में अभी दिक्कतें आएंगी और दिक्कतें आती हैं। सिद्धार्थ, दिक्कतें तो आएंगी, अगर आप 34 साल की व्यवस्था बदल रहे हैं तो दिक्कतें आएंगी, ये तो हमें लेकर चलना चाहिए। स्मूथ ट्रांजिशन थोड़ा है कि आज तक हम 10+2 व्यवस्था में थे और अब 5+3+3+4 हो जाएगी, या पेरेंट्स की मानसिकता बदल जाएगी। कल बच्चा कहने लगे अरे मम्मी, अरे पापा, मुझे तो अब ग्राफिक्स में ही कुछ करना है, या मुझे एक वीओ आर्टिस्ट बनना है, और मां बाप मान जाएंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर उसके लिए व्यवस्था तो पहले बदलनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहां हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि एजुकेशन हमेशा एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो ना उसकी शुरुआत होती है ना उसका कोई अंत होता है। सीखने के लिए जो प्रवृत्त होंगे लोग और इसमें आएंगे भी, क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि बदलाव होने लगा और बदलाव के लिए निमित है, बिल्कुल उसी तरह डायरेक्टेड है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो 30, 35, 34 साल के भी लोग हैं वह भी अपने बदलाव देखना शुरू करेंगे और बदलाव पर जाना भी शुरू करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एक फिजिक्स का विद्यार्थी या फिजिक्स का व्यक्ति 40 साल की उम्र में फिलॉसफी डालना शुरू कर दे? हमने तो 40-42 साल में अपने कोर्स को चेंज किया, अपने विषय को चेंज किया, और वो इसलिए चेंज किया क्योंकि हम इस पूरे माहौल से वाकिफ थे, इस पार्ट से। यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में डिसेंट्रलाइजेशन है। आप सोचिए कि पहली बार पाठ्यक्रम किसी भी तरह से लोकल विजडम, लोकलाइजेशन की बात कर रहा है इस स्थान पर, तो ऐसे कोई पाठ्यक्रम है नहीं। अब आप एग्जाम्पल लीजिए उदाहरण से कि बिहार में कभी भी बाढ़ नहीं आया करता था। क्यों? क्योंकि वहां पर जितनी नदियां थी उन नदियों से आहर निकाले गए थे, पानी निकाले गए थे, तो नदियों के जल जैसे ही ऊपर जाता था वैसे उसे असंख्य, कम से कम सैकड़ों आहर और पानी से पानी छितरा करके गांवों में चलाता था। इससे दो फायदे होते थे, बाढ़ का लेवल कभी ऊपर नहीं जा पाता था और हर एक गांव में जो भूमिगत जल का स्तर है वो ऊंचा हो जाता था। आज इस बारे में कहीं पर भी किसी भी ग्राम में कोई पढ़ाई नहीं होती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि लोकल नॉलेज के बारे में लोग बात कर रहे हैं। इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है कि इस स्थान पर इसी पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी के सहारे सिखाने की भी बात की जा रही है। और जहां पर इससे राजनीति है, तो जो लोग राजनीति कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उनसे भी सीखना चाहिए कि हाँ, इससे भी राजनीति लोग कर सकते हैं, ये भी सीखने की बात। राजनीतिक चिल्पों में मुद्दे भटक जाते हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा, एक सेकंड, राजनीतिक चिल्पों में मुद्दा भटक जाता है। हमें पहले ये समझाना है कि बदलाव क्या किए गए हैं, वो कितने सकारात्मक हैं, उनको लागू करने में कितना वक्त लगेगा। और इसमें एक बड़ा रेड फ्लैग जो मुझे दिखा, डॉक्टर दीपक रहेजा, हम एक संकट काल, संक्रमण काल में जी रहे हैं। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कोई तरीका नहीं, स्कूल अभी पता नहीं कब खुलेंगे, ये 0 एकेडमिक ईयर भी हो सकता है। बच्चे चिड़चिड़े भी हो रहे हैं, घर में तनाव बढ़ रहा है, उसे भी एड्रेस किया जाना चाहिए था। उसके बारे में इस पॉलिसी में कोई मुझे एक रोड मैप नहीं दिखा। हाँ, ये कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होंगे, 8 भाषाओं में आप ई कोर्स, ई कंटेंट अवेलेबल करा देंगे, फुल स्टॉप, उससे आगे कुछ नहीं। देखिए, जहां तक मुझे समझ में आया है, ये एक एजुकेशनल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है और इसमें मुझे लगता है मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजिकल हेल्थ की, बच्चों के चिड़चिड़ेपन की बात करने का स्कोप बहुत नहीं, पर ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से
उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हो, क्या तरीका हो। उसके लिए सरकार के और प्रोग्राम हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन में सरकार लगी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। आज का जो बदलता हुआ माहौल है, जो ये पैंडेमिक के चलते बदलता हुआ माहौल है, उन चीजों को जहन में रखना बहुत जरूरी है ताकि इस बदलते माहौल में हम अपने बच्चों की जो फाउंडेशंस हैं उनको मजबूत कर सकें, ताकि उनका रुझान पढ़ाई की तरफ एक बेहतर तरीके से हो। मुझे लगता है कि अगर एक एजुकेशनल पॉलिसी में हम मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस को ढूंढने लगेंगे तो कहीं हम मैं इंटरवेंशन को नहीं, आप सवाल का बोध नहीं समझ पाए डॉक्टर रहेजा। मैं इंटरवेंशंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे संकट काल में जब बच्चे घरों में ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, उनके लिए भी एक खाका, हमारी एजुकेशन नीति क्या कहती है कि पैंडेमिक हो गया, कहीं पर एक आपदा आ गई, तो hमारी शिक्षा नीति में उसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। मैं मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल मैं आपके सवाल का बोध समझा, और आप सही कह रहे हैं कि उसकी भी मुझे लगता है कुछ पॉलिसीज को स्पष्ट रूप से हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ये एक यूनिक सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। शायद सरकार को अब समय मिला है उससे कुछ प्रिपेयर होने का। तो बिल्कुल सही है कि हम बच्चों के मानसिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए ये गाइडलाइंस पे काम करते रहें, ताकि जो एजुकेशन इम्पार्टिंग का काम है वो एक स्वस्थ, एटलीस्ट एक बैलेंस, बिल्कुल उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए था। अपराजिता गौतम भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन। और अपराजिता, मैंने आपको खास न्योता इसलिए दिया आज क्योंकि शिक्षा नीति का ऐलान हुआ है और घर में मेरे भी बच्चे हैं, हर घर में एक सिमिलर सी कहानी हो रही है। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, टेंशन्स थोड़ी बढ़ रही हैं, चिड़चिड़े भी हो रहे हैं बच्चे। और पेरेंट्स की फिक्र क्या है, पेरेंट टीचर मीटिंग भी आजकल होती हैं कि अरे इतनी फीस क्यों ले रहे हो, अब स्कूल चल नहीं रहे, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं, लाइब्रेरी खुली नहीं हुई है, लेकिन फीस कम होने का नाम नहीं ले रही है। और संकट संक्रमण काल है तो पेरेंट्स, अभिभावकों की तनख्वाहों पर भी दबाव है, कटी हुई है, उन पर पैसे का दबाव है। तो आप क्या कुछ उम्मीद करती हैं, इसके बारे में भी प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। सरकार कह रही है अब फीस हम बढ़ने नहीं देंगे, स्लैब्स तय करेंगे इस शिक्षा नीति में। मुझसे जो प्रश्न पूछा है वो बहुत वैलिड है, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी पेरेंट ऐसा है जो इस क्वेश्चन के लिए मना नहीं करेगा। आज की डेट में हर किसी को ये दुख दे रहा है कि जिस हिसाब से फीस मांगी जा रही है, जो फिजिकली जब बचा जाता था, जब पेरेंट्स देने को तैयार था, आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पेरेंट्स की अपनी आय की दिक्कत आ रही है, बहुत सारों की जॉब जा चुकी है, वहां जब स्कूल पूरी फीस मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उन सब चीजों पे ध्यान देने लगे हैं जिसपे शायद आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। जैसे आपने एक्टिविटी की बात की, कोई भी चीज की हम बात करें, इनफैक्ट पेरेंट्स यहाँ तक कि ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को वर्किंग आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट करे। भाई 2 घंटा क्लास हो रही है तो मुझे ऑनलाइन की तरफ से ही मिला, मतलब मेरा को जो ट्यूशन फीस है वो ऑनलाइन के हिसाब से ली जाए। तो सिंपल इसके पीछे एक लॉजिक हम लोग देना चाहेंगे। जैसे कॉलेज की अगर हम बात करें, अभी तक तो ऐसा नहीं था स्कूलों के टाइम पे, स्कूल में भी है इनफैक्ट। अगर हम ओपन स्कूल की तरफ जाते हैं, अगर हम पत्राचार जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग मेथड लेते हैं तो उसकी फीस नामात्र होती है, वो पत्राचार के थ्रू हो जाती है। वहीं जब आप स्कूल एजुकेशन में भी जाते हैं या फुल टाइम, जैसे प्रॉपर जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसकी फीस ज्यादा होती है। इसी तरीके से पेरेंट्स का ये मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो फीस है वो कम होना चाहिए। पर अपराजिता, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी ना, एक सेकंड होल्ड ऑन, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। स्कूल ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, टीचर्स हैं, उनको तो निकाला नहीं जा सकता। वो 5 घंटे क्लास ले रही थी, अभी 1 घंटे क्लास ले रही हैं। तो स्कूल क्या अपने काम को रिस्ट्रिक्ट कर दें, अपनी वर्कफोर्स, अपने स्टाफ को कम कर दें? सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना। मैं आपको इसमें बता देती हूँ संजीव, एक छोटी सी करेक्ट कर देती हूँ। टीचर्स 5 घंटे जहाँ पे काम कर रहे थे वहां आज 1 घंटे काम नहीं कर रही हैं। ये जरूर हुआ है कि टीचर्स की परसेंटेज जहाँ 100 थी वहां 30 से 40% रह गई है।
60 से 70% टीचर्स निकाल दी गई हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो एडहॉक टीचर के बेस में 60 से 70% एडहॉक टीचर के बेस में अपना काम चला रहा है। तो आज उन एडहॉक टीचर को साइडलाइन कर दिया है, चाहे दिल्ली सरकार के स्कूल में वहां देख लीजिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर लीजिए। अब वो जो 30% जो टीचर्स हैं वो ही क्लासेस लेती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा लेकर, और उनका ऐसा नहीं है वर्किंग आवर्स जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एक मिनट, क्योंकि सरकार के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी। बहुत से लोगों को लग सकता है अरे बड़ी छोटी बात उठा रहे हैं, और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण आजकल सवाल हो गया है। लॉकडाउन में हर घर में बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं, और यहाँ पर बात हो करिकुलम की, क्या कुछ पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, बात पेरेंट टीचर मीटिंग में अटक जाती है कि फीस क्यों बढ़ी हुई है। सरकार को इसके बारे में भी सोचना चाहिए या सोचना होगा? संदीप जी, जब आज आपने मुझे बुलाया था तो मुझे बताया गया, और आज हम लोगों ने पॉलिसी लेवल पर बातचीत की, और आपने उस विषय में और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की जो इस पूरे पॉलिसी को लागू करने के लिए बनेगा या बनाया गया है या एग्जिस्ट करता है, उस पर चर्चा शुरू कर दी। तो मैं अभी उन विषयों पर टिप्पणी ना करके जो विषय आप उठा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल, मैं पॉलिसी लेवल पर जो मूल विषय पर बोलूंगा, क्योंकि मैं उस विषय पर मैं इस नहीं बोलिए, नो इश्यूज राजीव। मैं सिर्फ मैं 4-5 पॉइंट से बोलूंगा, उसके बाद आप अपनी एक तो हम लोगों ने इस पर इंगित किया है और पॉलिसी में किया है कि नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, एग्जाम के केंद्रित एजुकेशन और सिलेबस कम करने की एक मोटे रूप से चर्चा हुई। फिर इसमें एक बड़ी चर्चा है इंटरडिसिप्लिनरी। फॉर एग्जांपल, मैंने इकोनॉमिक्स किया और मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया इकोनॉमिक्स का, लेकिन उसी दौरान मैंने लॉ भी कर लिया मैं, और उसके बाद पायलट भी बन गया। लेकिन इस पूरे 3 प्रोफेशन को अपनाने के लिए मुझे जो पापड़ बेलना पड़ा और मुझे कितने अतिरिक्त एग्जाम देने पड़े, ये मैं ही जानता हूं। एक उदाहरण, इसके अतिरिक्त क्लास 6 से जो वोकेशनल एजुकेशन को क्लासरूम से 10वीं तक, 12वीं तक, पॉलिटेक्निक तक, इंजीनियरिंग तक, ये इंटीग्रेशन का एक स्वरूप है। आप तो स्किल मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये मेरा आइडिया था कि 6 से ही जो लड़का अगर इलेक्ट्रीशियन बनता है वही इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा भी करे, आईआईटी भी करे, डिप्लोमा भी करे, पॉलिटेक्निक करे, और जैसे जैसे अपने गुणवत्ता बढ़ाता है वही इंजीनियरिंग में परिवर्तित हो। तो एक बड़ा नीतिगत निर्णय है जो शायद आप थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। उसके अलावा एक बहुत बड़ा, और मैं जो छपरा का उदाहरण दे रहा था, मैं कह के पूरे भारतवर्ष में शिक्षाविदों से थक गया था कि हर आदमी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है, पीएचडी लेकर के चपरासी की नौकरी के लिए म्युनिसिपैलिटी में, लखनऊ में अप्लाई करता है। तो कम से कम अब हायर एजुकेशन के लिए कॉमन टेस्ट होगा। अगर आप बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमफिल करना चाहते हैं या जो भी स्वरूप उभर के आएगा, तो एमफिल हटा दिया गया पड़ेगा जी। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, नीतिगत तौर से देश की सरकार ने और सभी शिक्षाविदों ने, और आनंद जी वहां बैठे और सिद्धार्थ जी को मैं जानता हूं, पटना में पढ़े हैं, ये सब लोग और इस प्रकार के लाखों लोगों ने अपना मंतव्य दिया, तो योजना बनी है। 2 लाख लोगों से राय मांगी गई है। नहीं, आप ये बात भी यहाँ बताना जरूरी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता को इसमें बड़ा घोट दिख रहा है। नहीं, वो देखिए, राजनीति में करना नहीं चाहता हूँ। एक मिनट राजीव, आलोक शर्मा स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, देखिए, राजनीति से थोड़ा हमें दूर हटना होगा। 2 लाख लोगों से सुझाव लिए गए। TSR सुब्रमण्यम, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता था, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैबिनेट सेक्रेटरीज वीव हैड। उन्होंने एक समिति की अध्यक्षता की। दूसरे इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन थे। तो मतलब हम इनमें ना जाएं, आप जो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं वो रेज कीजिए, पर अभी राजनीति जरूरी है या कोई भी एक नई पॉलिसी है उसमें जेस्टेशन होगा, उसमें कहां दिक्कतें आ सकती हैं उनको रेज करना जरूरी है। संदीप भाई, मैंने बहुत टेक्निकल बात की थी। मैंने कहा कमर्शियलाइजेशन बढ़ेगा, मैं उसके उत्तर दे रहा हूं कि क्यों बढ़ेगा। मैंने कहा कंफ्यूजन है क्योंकि टाइम फ्रेम्स नहीं है, कौन किसका क्या काम रहेगा वो वहां पर क्लैरिटी नहीं है। 1 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका क्या सिलेबस है, 2 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या होगा, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं है। तीसरा, मैंने कहा कि साहब इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल ले आया, पहला कारण। दूसरा, इसके अंदर आपने कहा कि कॉलेजेस को
पूरी तरह से ऑटोनॉमी होगी कि आप डिग्री दे सकें, तो कहीं ना कहीं वो एक बिंदु वहां पर खड़ा हो जाएगा। तीसरा, मैंने कहा सेंट्रलाइजेशन करने का पूरा काम किया गया है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी थी, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि सीधा सीधा इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए एक कमीशन बना दिया और उसके नीचे सब काम करेंगे। अभी तक यूजीसी केवल ग्रांटिंग फंड को ग्रांट करने की एक बॉडी थी, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी थी। अब यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं डाउन किया गया है। इनप्रैक्टिकल है ये। क्यों इनप्रैक्टिकल है? इन्होंने कहा सब पाली और प्राकृतिक पे काम करेंगे। पाली और प्राकृतिक पे पिछले 6 साल में कोई काम नहीं हुआ। पाली लैंग्वेज यूपीएससी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑप्शनल के तौर पर थी, वो हटा दी। तो मुझे लगता है कि इस पूरी के अंदर जिस तरह के कंफ्यूजन्स हैं, वो कंफ्यूजन ठीक है, आप कंफ्यूजन्स को रेज कीजिए और आपका हक है, आपका अधिकार है। चाहूंगा मैं, ठीक है, अंतिम बात एक कहना चाहूंगा। कहिए। हम एमफिल जो है वो पहले भी जो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करता था उसके लिए एग्जम्प्टेड थी, तो कोई नई बात नहीं है। बीएससी का बच्चा एमए कर सकता है, ये आज भी परमिसेबल है, और एमए करने के बाद वो लॉ करना चाहे वो आज भी परमिसेबल है। मुझे लगता है कि जो पहली, तीसरी और 5वीं 3 जगह पर जो एग्जाम पैटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा। ठीक है, रूडी साहब ने एजुकेशन पॉलिसी अभी पढ़ी नहीं है। प्रोफेसर आनंद कुमार स्क्रीन पर, प्रोफेसर आनंद कुमार, लेकिन एक और बड़ा बदलाव देखिए, ये सब कागजी बातें हैं। आज मैं भूरी भूरी तारीफ कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं। ये बदलाव हुआ है, बदलते भारत की बदलती जो तस्वीर है उसको केटर करने के लिए ये बदलाव है। आज मैं प्रशंसा कर रहा हूं। 6 महीने बाद ये जमीन पर नहीं उतरेगी तो बखियां भी उधेड़ी जाएंगी इस पॉलिसी की, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में। पर आज जो बातें आ रही हैं कि भाई शिक्षा पर अब 6% सकल घरेलू उत्पाद का, हमारी जीडीपी का 6% हिस्सा होगा, अगर ये किया जाए तो जरूर तारीफ करनी होगी। ये हम बचपन से, आप जब कॉलेज में स्कूल में थे, मैं कॉलेज स्कूल में था, तब से पढ़ते आ रहे हैं। 2-3% है, 4.5% भी कहते हैं, वो नहीं होता है। 6% का टारगेट रखा गया है, तो कम से कम एक मानसिकता में बदलाव तो दिख रहा है। अब वो उतारते हैं या नहीं, उसके बारे में हम परखेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कॉलेज के जमाने में हम लोग लिखा करते थे कि बड़े बड़े देशों में इतना फीसदी रखा गया है बजट, इतना जीडीपी वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे देश में नहीं है। अगर सरकार ऐसी मंशा के साथ आती है कि इस पर ज्यादा इन्वेस्ट करती है, इस पर ज्यादा समय लगाती है, पैसे लगाती है, तो ये तो हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। अब जरूरत इस बात की है, जिसकी बात चर्चा आपने की, कि आने वाले भविष्य में अगर इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो फिर इस पर एक बार डिबेट होगा। बिल्कुल होगा, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज तारीफ कर रहे हैं तो हम खिंचाई करने में भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी जी जी, इसलिए अच्छा है हम लोगों को मिलकर इसको सपोर्ट करना चाहिए, और जो अगर इसमें कमी खामी है उसके लिए गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, उनको अपने सुझाव भेजना चाहिए। बिल्कुल सिद्धार्थ, जो एक बात आलोक शर्मा कह रहे हैं वो बात भी ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स, 4 साल की डिग्री की बात हुई थी, वो नॉन स्टार्टर ही साबित हुआ। जो ये बदलाव हैं 5+3+3+4, आप सारे सब्जेक्ट्स को बराबर रखेंगे, आप कोर्स बदल सकते हैं, मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ऑन पेपर सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला हाल ना हो जाए, 4 साल के कोर्स वाला, 4 साल की डिग्री वाला। देखिए, हम राजीव जी की बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे को उठाए हैं, और ये पॉलिसी लेवल परस्पेक्टिव बात है कि अब इसमें आगे क्या गड़बड़ी हो सकती है। गड़बड़ी होने के तो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इसके बाद में हमारी हो सकता है ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे, हमारे सिस्टम साथ नहीं दे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखेंगे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ये इनोवेशन को एड करेगा, परसेप्शन वॉर ग्रेजुएट को निर्माण करेगा, जो कि परसेप्शन वॉर करता है कोई भी तो बच्चे उसको समझ जाएंगे। आपके देश की डाइवर्सिटी को आपको सीखने में मदद कर रहा है। यह आपके देश के प्रति प्रेम को बताने की कोशिश कर रहा है। जो बच्चे इससे उभर कर आएंगे आप वो देश प्रेमी होंगे। यह क्या करेगा, कैरियर बिल्डिंग का काम करेगा, जॉब प्रोवाइड करने का काम नहीं कर रहा है। ये अच्छे ह्यूमन बीइंग के निर्माण के लिए सारा का सारा सिलेबस केंद्रित है। यह बच्चों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, क्योंकि उनके आसपास के जितने भी वातावरण है, पर्यावरण है, वह उन्हें
सिखाने की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसे बता रहा है कि बच्चे अपने भावनात्मक विभेदन कर सकते हैं, मतलब इमोशनल डिफरेंशिएशन, मतलब उन्हें समझ में आ पाएगा। बिल्कुल। और जो बंदिशें लगी हुई थी, पुरानी सोच चली आ रही थी, अब उसको तोड़ा जा रहा है, वो खांचा, वो सांचा तोड़ा जा रहा है, तो अपने आप में अहम कदम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, सिद्धार्थ और डॉक्टर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। परिजिता, आपका भी। अंतिम सत्र पर जा रहा हूं। लास्ट कमेंट राजीव प्रताप रूडी और आलोक शर्मा से ब्रेक के बाद। अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल, कांग्रेस से यह सवाल, क्योंकि कांग्रेस निजीकरण का आरोप लगा रही है, आरएसएस करण का आरोप लगा रही है, नई शिक्षा नीति को कंफ्यूजिंग बता रही है। ये तो अभी पॉलिसी गाइडलाइंस जारी हुई है, इंप्लीमेंटेशन पर, जैसा मैंने पहले भी कहा ब्रेक में जाने से पहले, आलोक शर्मा, नहीं जमीन पर ढंग से उतार पाई तो हम पूरी सरकार की खिंचाई करेंगे। लेकिन पॉलिसी लेवल पर भी आपको दिक्कत है, या आप जो इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आएंगी उन्हीं को गिनवा रहे हैं? भाई, पॉलिसी लेवल पर भी पूरी तरह से कंफ्यूजन है, क्योंकि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं पर डिफाइंड नहीं है। एजुकेशन यूनियन सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। अगर क्लियर कट डिमार्केशंस नहीं होंगी तो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को। एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो इंपैक्ट सामने नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि जिस तरह का राजीव जी सेंट्रल स्कूल लेकर आए, नवोदय विद्यालय लेकर आए और दिव्यांगों के लिए काफी चीजें थी, वो सब चीजें यहां पर कोई भी ऐसी सेंट्रल कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही है कि जिससे स्टेट्स को कोई फायदा होगा। ड्रॉप आउट रेट, क्योंकि कोरोना है और कोरोना में जो 6 महीने तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उस जो खासतौर पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, अगर उसका 6 महीने ड्रॉप आउट हो गया तो उसको वापस स्कूल में कैसे बैठाया जाएगा, इस पर कहीं पर कोई चीज क्लियर कट नहीं है। तो आप इसे कंफ्यूजिंग मान रहे हैं, नया कुछ नहीं है ऐसा बता रहे हैं। आपके सामने हर तथ्य, पूरी तस्वीर हमने पेश करने की कोशिश की, और मेरा अब भी मानना है ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।